हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की और उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ के आए हुए हो। वहां आपको सिंपली ये बताया गया था कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। ठीक उसी प्रकार यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग वही होता है कि एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में केवल दो ही चीजें होती है, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। अब देखिए, यहां पे मेटल और लिगेंड, मेटल हम जब पहले स्टार्टिंग जो वीडियोस थे उनमें मैंने आपको बताया था कि मेटल चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है और वो धनावेशित होती है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए उसको हम हमेशा किस में रखते हैं? इलेक्ट्रोफाइल में। उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जबकि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स में दूसरी चीज होती है वो होता है लिगेंड, और उस लिगेंड को हम नाम देते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो मेटल हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और लिगेंड हो गया यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, यहां पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यहां पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी उसमें दो चीजें होगी, एक धातु का प्रतिस्थापन और एक लिगेंड का प्रतिस्थापन। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनमें एक धातु या लिगेंड के स्थान पर किसी अन्य धातु या लिगेंड का आ जाना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मेटल इलेक्ट्रोफाइल और लिगेंड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इसके बिहाफ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पहला प्रकार जो इसका होता है वो होता है धातु विस्थापन कह दीजिए, या मेटल डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह दीजिए, क्योंकि मेटल क्या होता है? वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो पहला प्रकार इसका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने कहा कि हिंदी में हम क्या कहेंगे? धातु विस्थापन। अब देखिए, यहां पर क्या होता है, निश्चित रूप से किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो धातु है उसका क्या होना है? रिप्लेसमेंट होना है। और रिप्लेसमेंट किससे होगा? किसी अन्य धातु से होगा। जैसे मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स था MXN का। यदि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में दूसरा धातु है M', जिसको मैं M' से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पर यदि मान लीजिए इस प्रकार से एक मेरे पास में, यदि मैं इससे इसको रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा क्या? M'(XN), और साथ में रिलीज क्या होगा बाहर की तरफ? जो पहले से जुड़ा हुआ धातु था जो कि लेबल्ड नहीं था वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे ये हुआ धातु का विस्थापन। अब देखिए, धातु का विस्थापन इस प्रकार से भी हो सकता है, और धातु का विस्थापन हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास में था MXN कॉम्प्लेक्स और मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ में? M'(XN) के साथ में।
अब मेरे पास में ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ये लेबल्ड कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, MXN डैश मिलता है और साथ में मिलता है M डैश XN। इस प्रकार से यहां पर भी धातु का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है, सब्स्टिट्यूशन हो गया है। तो ये इस प्रकार की जो रिएक्शंस होंगी ये कहलाएगी क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पर जब अभिक्रिया का वेग है वो केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर कर सकता है, यदि यहां पर ये केवल संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है, MXN के ऊपर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिकर्मक जो रिएजेंट है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, केवल 1 होगी। और यदि किसी रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया का वेग अगर इस संकुल के ऊपर भी और इस जो ये रिएजेंट हम लेकर के चल रहे हैं जिसके साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, अगर इसके साथ में भी रिएक्शन अगर इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की 2 हो जाएगी, कि एक इसके रेफरेंस में और दूसरी इसके रेफरेंस में। तो इस प्रकार से यहां मॉलिक्यूलरिटी देखिए, अगर केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगी तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, MLN के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यदि हम ये कहते हैं कि साहब नहीं, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि या तो M डैश हो गया एक तो आपका, और दूसरा किसके ऊपर, M डैश या तो इसके ऊपर और या फिर इस पूरे के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है MXN, मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर भी और इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी यदि निर्भर कर रहा है, MLN के साथ में M डैश और M डैश और M डैश XN डैश के साथ में अगर दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी उसकी 2, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो देखिए, अगर केवल यदि केवल MLN कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है तब मॉलिक्यूलरिटी मैंने कहा 1, तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, SE1 रिएक्शन हो जाएगी, यानी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। और यदि मैंने कहा कि दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, MLN कॉम्प्लेक्स और M डैश और MXN डैश के ऊपर यदि निर्भर कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, SE2 हो जाएगी, यानी बाइमोलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये बात होती है SE1 में और SE2 में। अब बात करते हैं, हालांकि ये जो मेटल डिस्प्लेसमेंट है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे। ये हुआ आपका। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास में नाभिक स्नेही कौन होगा, एक लिगेंड होगा। नाभिक स्नेही कौन होगा, एक लिगेंड होगा। यदि मैं ये कहूं इसकी डेफिनेशन के लिए कि यदि किसी संकुल में उसके एक लिगेंड या यदि किसी संकुल के किसी एक लिगेंड को किसी बाह्य लिगेंड के द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या नाम देंगे, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम देंगे।
या फिर मैंने कहा हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, या हम इसको शॉर्ट में एसएन रिएक्शन लिखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसएन रिएक्शन। तो एसएन रिएक्शन के लिए अगेन फिर यहां पर जैसे मान लीजिए MXN कॉम्प्लेक्स, एक एग्जांपल देखते हैं। MXN कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर मैं Y रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहा हूं। तो Y रिएजेंट की रिएक्शन कराने से क्या होगा कि इसमें से MXN-1 यानी इसमें से एक जो लिगेंड है, X जो एक लिगेंड है वो यहां से कम हो गया है, तो मैंने लिखा MXN-1। और मैंने कहा कि इस लिगेंड के स्थान पर कौन आ गया है? यहां पर आ गया है Y। तो ये हुआ क्या? लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पे इसकी भी दो क्रियाविधि मुख्य रूप से प्रस्तावित की गई है कि ये दो क्रियाविधि से इस रिएक्शन को समझाया गया है। पहला होता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म वही जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा SN2 मैकेनिज्म जो हम पढ़ते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। इसके टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए यहां पे SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, वहां हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब SN रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास में SN1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है, आपको अच्छी तरह पता है। तो यहां भी SN1 मैकेनिज्म दो ही पदों में संपन्न होगी, और जो प्रथम पद होता है उसमें वहां कार्बोकैटायन बनता है, जो उसके साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो टूट करके बाहर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोकैटायन बनता है। यहां कार्बोकैटायन तो नहीं बनता है, लेकिन यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है। यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है। जैसे मैं बात करूं MXN कॉम्प्लेक्स मेरे पास में था, मैं लेकर के चल रहा था, तो अगर ये SN1 मैकेनिज्म होगी तो ये सबसे पहले किस में बदलेगा? MXN-1 में बदलेगा। ये जो स्टेप होती है ये स्टेप होती है स्लो स्टेप, और इसके लिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां लिखते हैं वो लिखते हैं K1। अब देखिए यहां पे MXN-1 बना है और बाहर क्या निकला है? साथ में यहां पर बाहर निकला है एक X लिगेंड भी बाहर निकला है। अब चूंकि यहां पे देखिए दूसरे पद में जो MXN-1 है वो क्या करता है? किसी दूसरे बाह्य लिगेंड से क्रिया करता है और तेजी से फास्ट प्रोसेस या फास्ट रिएक्शन के जरिए वो क्या बना लेता है? वापस से प्रोडक्ट बना लेता है। अब यहां पे आप एक चीज गौर करके देखिए कि मान लीजिए यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो यहां पर क्या था? CN क्या था? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर इसका N था, लेकिन यहां पे प्रथम पद में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया है? N-1 हो गया है। मतलब जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका था उससे एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम इसका यहां पर हो गया है। अब देखिए यहां पे प्रथम पद में इसका एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम हुआ है, और फिर सेकंड स्टेप में यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? N-1 था, जो कि वापस से दूसरा जो बाह्य लिगेंड उसके साथ में आकर के जुड़ा, उसके परिणाम स्वरूप यहां पर वापस से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? N हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब चूंकि यहां पे इसके प्रथम पद में कोऑर्डिनेशन नंबर में एक की कमी आती है, पहले हमें एक कोऑर्डिनेशन कम वाला इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी नाम देते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? वियोजनी क्रियाविधि कहेंगे।
इसको हम क्या कहेंगे, वियोजनी क्रियाविधि। मतलब यहां पहले कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो इसको हमने नाम दिया है वियोजनी क्रियाविधि या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए यहां पे जो अभिक्रिया का वेग अगर हम लिखना चाहते हैं तो अभिक्रिया का वेग यहां पर, चूंकि ये जो स्लो स्टेप है, ये प्रथम पद जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारे पास में, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही क्या होगा, दर निर्धारक पद ही, उसी से हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, अगर इसका वेग लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे डी। अब किसकी कंसंट्रेशन, अपने पास में फाइनली क्या है, mxn माइनस वन y अपॉन में क्या लिख देंगे, dt। और ये प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल कह दीजिए या इक्वल्स टू कह दीजिए, क्योंकि हमें कांस्टेंट लगाना है यहां पर, तो हम कहेंगे k1, और k1 के साथ में हमारे पास में क्या आ जाएगा, mxn हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो k1 है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस प्रकार से यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर किस क्रियाकारक की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है, केवल और केवल, और इसीलिए केवल और केवल क्रियाकारक की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम, ये था हमारा SN1 मैकेनिज्म। दूसरी बात करते हैं हम मैंने कहा दूसरी मैकेनिज्म क्या होगी यहां पर, डेफिनेटली SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, देखिए SN2 मैकेनिज्म के लिए भी वही, अगर हम इसका नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर या बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हिंदी में कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे पास में जो MXN कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान से देखिएगा, MXN कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक मिनट, ये है हमारा MXN कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हम एक लिगेंड जोड़ते हैं Y, इसके अंदर हम एक लिगेंड जोड़ते हैं क्या, Y। तो ये क्या करता है यहां पर, ये करता है कि यहां पे पहले जो SN1 मैकेनिज्म में पहले यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हुआ था, उसके स्थान पर यहां पर क्या होता है, स्लो स्टेप के जरिए ये MXNY बनाता है साहब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, N, लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया है, N+1, यानी यहां पर एक ज्यादा, यहां पर अभिक्रिया में हमें एक ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। और फिर चूंकि मैंने कहा ये स्लो स्टेप है, ये इसकी स्लो स्टेप है, और इसको नाम दे दिया सपोज K2, ठीक है। और ये क्या करता है, ये वियोजित होकर के, ये जो एक ज्यादा समन्वय संख्या वाला, एक ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो इंटरमीडिएट है, ये बाद में वियोजित होता है। मतलब पहले इसमें एक ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पहले इसमें आकर के लिगेंड जुड़ जाता है,
और जुड़ जाने से ये एक ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला इंटरमीडिएट बना लेता है। और ये क्या करता है, ये यहां पर फास्ट प्रोसेस से क्या करता है, रिएक्शन संपन्न करता है। और यहां पे इसमें से MxN-1 मतलब यहां से एक लिगेंड को बाद में त्यागता है और क्या बनाता है, MxN-1y प्लस साथ में क्या बाहर निकल रहा है, एक लिगेंड बाद में बाहर निकल रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, देखिए चूंकि अगर हम इसके लिए कहें कि यहां पर एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा वाला इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, मतलब पहले इसमें आकर के लिगेंड जुड़ता है, तो जब लिगेंड इसके अंदर पहले आकर के जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसको हम नाम देते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म, यानी एसोसिएशन हो रहा है यहां पर पहले, इसलिए हम इसका एक दूसरा नाम क्या देते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो कहेंगे साहचर्य क्रियाविधि। क्या कहेंगे, साहचर्य कहेंगे, साहचर्य क्रियाविधि। तो देखिए यहां पर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए, यहां पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डी MxN-y की कंसंट्रेशन अपॉन में dt, ठीक है। और बराबर लगा के क्या लिखेंगे, K2 के बाद में यहां पर किस किस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, MxN की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और y की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब तक इस रिएक्शन में, इस मैकेनिज्म में y नहीं होगा, कोई आने वाला लिगेंड नहीं होगा, तो ये MxN किसके साथ में अभिक्रिया कर पाएगा। इसलिए यहां पर अभिक्रिया शुरू होने के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को क्या नाम देते हैं, SN2 मैकेनिज्म नाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने बात की किसकी, SN2 मैकेनिज्म की। अब देखिए इन दो मैकेनिज्म के अलावा जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चतुर्केंद्रित क्रियाविधि, और हिंदी में उसको कह दिया चतुर्केंद्रित क्रियाविधि और इंग्लिश में उसको कहते हैं फोर सेंटर्ड मैकेनिज्म। क्या नाम दिया जाता है, फोर सेंटर्ड मैकेनिज्म। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए इसको कि यदि मेरे पास में फोर सेंटर्ड मैकेनिज्म, चतुर्केंद्रित क्रियाविधि, यदि मान लीजिए मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, किसका, mx का, किसका कॉम्प्लेक्स है, mx का कॉम्प्लेक्स है, और मैं इसके साथ में अभिक्रिया करा रहा हूं, किसकी, M-y की अभिक्रिया यहां पर करवा रहा हूं, तो मेरे को यहां पे एक फोर सेंटर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। वो क्या प्राप्त होती है, देखिए mx और यहां M- और यहां y, इस प्रकार से यहां पे मेरे को M- और y, इस प्रकार से मेरे को यहां पे एक फोर सेंटर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, और ये फोर सेंटर्ड स्ट्रक्चर बाद में टूट करके और क्या बना लेगी, My बना लेगा, और M- क्या बना लेगा, x बना लेता है। तो ये जो स्पेशली जो मैकेनिज्म है इसको हम नाम देते हैं क्या, फोर सेंटर्ड मैकेनिज्म। इसका एक एग्जांपल हम यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास में एक मॉलिक्यूल था RHgR का, किसका मॉलिक्यूल था,
RHGR जिसको कहते हैं डाई एल्किल मरकरी का एक मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर मैं यदि मरकरी क्लोराइड की क्रिया कराता हूं, किसकी क्रिया कराता हूं? मरकरी क्लोराइड की क्रिया कराता हूं, HgCl2 की रिएक्शन कराता हूं, तो मेरे को, मैंने कहा पहले क्या मिलेगा, यहां पर एक 4 सेंटर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो ये आपकी हो गई 4 सेंटर्ड स्ट्रक्चर कि यहां पे Cl, यहां पे R, यहां पे आपको मिल जाएगा HgCl, इस प्रकार से। और ये फिर ये 4 सेंटर्ड स्ट्रक्चर जो होगी ये वियोजित होकर के या टूट करके और ये बना लेगा 2 मॉलिक्यूल RHgCl के। इस प्रकार से हमें ये 4 सेंटर्ड मैकेनिज्म इस प्रकार से संपन्न होती है। तो अब देखिए, ये बात की थी हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की।